नमस्कार, आदाब। मैं हूं बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए पहले भाषण के बात पर। और उस भाषण में जो उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की, उस भाषण में जो उन्होंने संकेत दिए, उस भाषण में उन्होंने जो दुनिया को कनेक्ट करने की कोशिश की, उस भाषण में उन्होंने कुछ अमेरिका के अंदर बड़े परिवर्तन की बात की। उन सभी परिप्रेक्ष्य में उसके भाषण का भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ सकता है, इसके लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान है गिरधर जी, जो विदेशी मामलों के जानकार है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों पर ट्रंप के बनने के बाद किस तरह का परिवर्तन आ सकता है, किस तरह का कोई बदलाव आ सकता है, क्या किसी तरह की कोई समस्या देखने को मिल सकती है। बिलाल जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जी, अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो उनका इलेक्शन कैंपेन रहा है, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नारा लेके वो कैंपेन किया था। तो उनका जो फोकस रहेगा, उनका जो प्रायोरिटी रहेगी, वो तो अमेरिका की अंदरूनी बातों के ऊपर ही उनका ध्यान रहेगा। तो इसके नतीजे में हमें कुछ फायदा हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। वो उनका प्रायोरिटी अभी नहीं है। अब देखिए, इनकी जो पहला कदम जो था कि वहाँ के जो घुसपैठी थे या जो भी इलीगल वहाँ से मतलब मेक्सिको से, कनाडा से आके उधर बना लिए थे, उनको धकेलना, उनको बाहर निकालना, वो उनका प्रायोरिटी है। इसमें इस पूरे प्रखंड में भारत का भी बहुत से नागरिक वापस आएंगे। ये भी हमें इसके लिए हमें तकलीफ होगा या ये इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। ऑलरेडी जयशंकर जी जब उनसे मतलब उनके मार्को रूबियो से मिलके आए थे, तो वहां ऑलरेडी हमने बता दिया अमेरिका को कि हम इनको वापस लेने के लिए तैयार है। 18,000 लोग अब आज तक जो जितना का भी आइडेंटिफिकेशन हो गया है, उनको हम वापस लेने के लिए तैयार है। ये ऑलरेडी हमने कह चुका है, उधर बोल दिया है हमने। देखिए, अभी ऐसा है कि वहां कोई 10 लाख तक भारतीय नागरिक वहां बिना कागज के, बिना अमेरिका का वीसा ले हुए, उनको मिलते हुए, वो कनाडा या मेक्सिको से वो उधर इलीगली घुस गया है। तो इनको वापस लेना है, तो वो एक चीज हमारे लिए होगी। दूसरा, वो ये कह रहा है कि जो चाइना के साथ उनका जो पंगा है, या मेक्सिको और क्या कहते हैं उसको, कनाडा, इनके साथ उनका जो पंगा है, इसके चलते हुए जब उनको तकलीफ होगी तो ऑटोमेटिकली भारत को कोई फायदा भी होगा, क्योंकि इस सप्लाई चेन में उनको एक जगह वो किसी देश को रोकेंगे, तो वो चीज तो उनको कंज्यूम तो करना ही करना है। तो इसीलिए कोई दूसरा देश उनको खरीदना पड़ेगा। पहला ऐसा हुआ करता था कि वो चाइना में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुके थे वो लोग, और चाइना उनको जो चाहिए वो देता था। अब ऐसा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप की पहले 4 साल की कालखंड में चाइना के खिलाफ बहुत से टैरिफ लगाया था, वो बहुत से टैक्सेस लगाए थे, कस्टम्स ड्यूटी लगाए थे। तो इसके चलते हुए क्या हो गया, इनके जो ट्रेड इम्बैलेंस जो है, वो अमेरिका के फेवर में थोड़ा झुक गया था। मगर बाकी 4 साल की बाइडेन की कालखंड में चाइना ने क्या किया है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरा मेक्सिको शिफ्ट कर दिया। मतलब कंपोनेंट्स पूरे उनके जो भी मान लीजिए गाड़ियां होंगे या कोई इक्विपमेंट होगा, जो भी चीज है, पूरे पार्ट्स जो है उनके जो जितने भी है वो पूरा चाइना में बनता है। फिर मेक्सिको ट्रांसफर करता है, मेक्सिको में थोड़ा स्क्रू बोल्ट टाइट करके मेड इन मेक्सिको लेबल डाल के वो अमेरिका में बिना कोई टैक्स के वो बेच रहा है। तो इन चीजों के ऊपर जब कुछ डोनाल्ड ट्रंप कुछ कदम उठाएंगे, ऑटोमेटिकली भारत का फायदा होगा। जैसे ऑलरेडी फॉक्सकॉन आ चुका है इधर, बाकी इंडस्ट्रीज भी जो जो चाइना के खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं, वो इंडस्ट्रीज भी भारत में आने का संभावना है। तो भारत का ये लेकिन लेकिन हमारी जो लेकिन लेकिन गिरधर जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि अगर कनाडा, मेक्सिको, अगर चीन का कुछ नुकसान होगा तो भारत को इसका फायदा हो सकता है। आपने अगर देखा होगा कि ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी में और उससे पहले उसके बाद भी शी जिनपिंग से टेलीफोन पे बात की, उनको खास तौर से इनवाइट किया। लेकिन उन्होंने अपने सेकंड इन कमांड को भेजा। चाइना एक इमर्जिंग पावर हो चुका है। चाइना दुनिया के अंदर सिक्स रेजर सिक्स एक ऐसा प्लेन बना चुका है जो आज भी अमेरिका नहीं बना पाया, जिसके चलते चाइना की जो डिफेंस की क्षमता है वो बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे भी जा रही है। वहीं चाइना ने
दक्षिण एशिया के अंदर आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में हस्तक्षेप किया, वहाँ की सरकार को पाकिस्तान के साथ मिलके अपदस्थ भी कराया। तो एक तरफ भारत है, भारत मैन्युफैक्चरिंग में कमजोर है, तो भारत उस प्लेटफॉर्म को चाइना के परिप्रेक्ष्य में कैसे हासिल कर पाएगा? साथ ही साथ H1 वीजा की बात है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से अप्रवासियों की बात कही, उसमें अधिकतर गुजराती लोग हैं, उनको निकालने की बात कर रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए? वहीं आपने देखा रशिया यूक्रेन युद्ध के मामले में अमेरिका पहले ही हम पर पाबंदी लगा चुका था, लेकिन एक दो तीन परमाणु डील के बारे में जो हमारे पर वो लगे थे, प्रतिबंध लगे थे, उसे बाइडेन ने जाते जाते हटा लिया। तो इन इन सब परिप्रेक्ष्य में मैं समझना चाह रहा हूं कि भारत कहाँ खड़ा होता है। जी, आपने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। पहला, ये जो शी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके बात किया था, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ये जो भी मतलब शासक होंगे, उनसे ये वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे। किम जोंग उनसे भी बात किया था ये। मोदी जी के साथ भी इनका अच्छा रिश्ता है। कैंपेन के दौरान भी इनका बयान था डोनाल्ड ट्रंप का कि मोदी इज अ ग्रेट मैन, बट इंडिया हमारे लिए खतरा है। मतलब उनका क्लैरिटी है, मतलब शी जिनपिंग से बात भी करेगा और चाइना के खिलाफ कदम भी उठाएगा। व्लादिमीर पुतिन से भी बात करेगा और हो सकता है मतलब उस नौबत आएगा तो उनके खिलाफ भी ये सैंक्शंस लगाएगा। ऑलरेडी कल 24 घंटे के पहले वो कह चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ या मतलब यूक्रेन रशिया की जो जंग है उसको रोकने का कोशिश नहीं करेंगे तो हम भी उनके खिलाफ कदम उठाएंगे। तो उनके भाषण में साफ साफ बोला था कि ये सब हमारी दोस्त है, मैं इनसे बात करते रहता हूं, मगर जो मैं कह रहा हूं आपको करना पड़ेगा। अब नहीं करेंगे तो हम जो करना है वो करेंगे। इसलिए शी जिनपिंग के साथ ये फोन बात करना या कल के दिन बेजिंग जाके शी जिनपिंग से मिल के आना, ये सब मतलब एक दिखावा है। उनको उनके दिमाग में जो बैठा है वही करेगा। और चाइना के खिलाफ इनके बहुत बयानबाजी हमने प्रेसिडेंट बनने के बाद भी हमने सुना है। अब जब प्रेसिडेंट के वो शपथ लिया था, उसी समय जब स्पीच दिया था, उसमें उनके सामने चाइनीज की वाइस प्रेसिडेंट बैठा था, उनके सामने बोल दिया कि पनामा में चाइना के ये दखल है, उधर हमने चाइना को नहीं सौंपा है तो फिर हम वापस लेंगे। मतलब सीधा उनके मुंह पे बोल दिया कि चाइना के खिलाफ जो बोलना था बोल दिया। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की रवैया में हम उनके जो काम करने का पद्धति है इनको समझनी चाहिए। ये व्यक्तियों को अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, जो भी है, मगर जब काम करते हैं तो अपना इंटरेस्ट, अपना फायदा देखेगा। इसीलिए शी जिनपिंग के साथ जो बोला है, मैं इतना उसमें ज्यादा अहमियत नहीं देता उसका। और दूसरी बात, आपने कहा है कि चाइना के पास इतना टेक्नोलॉजी हो गया, 6th जनरेशन कुछ वो चला रहे हैं, तो अमेरिका उसमें पीछे रह गया। ये गलत है। अब देखिए उनका जो सो कॉल्ड 6th जनरेशन फाइट वो जो दिखाया है, तो उसमें 3 इंजन हैं। अब 3 इंजन रहेगा तो आप ऑब्वियसली उसका हीट सिग्नेचर आप पकड़ेंगे। सो 6th जनरेशन तो हाई नहीं है। चाइना तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है, जो एयरफोर्स एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये 6th जनरेशन हो ही नहीं सकता है। उनके जो 5th जनरेशन है, जो JF-20 है, वो भी स्टेल्थ नहीं है। हमारा एयरफोर्स चीफ रिटायर होने के बाद उनका भी एक बयान था कि JF-20 तिब्बत की इलाके में जब घूम रहे थे तो हमारी एवैक्स और हमारी इलाके में हम जो गश्ती लगा रहे थे, उनको पता चल गया कि ये JF-20 है, उनको ऑलरेडी टारगेट भी कर चुके हैं। इसलिए उनकी टेक्नोलॉजी इतना तगड़ा नहीं है। वो नंबर गेम खेलता है, साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। हाँ, मगर ये मैं जरूर मानूंगा कि वो तरक्की कर रहा है और अमेरिका को चुनौती देने की नौबत में वो है ऑलरेडी, मगर इमीडिएटली कोई टेंशन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो युद्ध की उसमें इन चीजों में वो उलझते नहीं है, सीधा ट्रेड वॉर्स ही करते हैं वो। ये मतलब टैरिफ्स डालना, कस्टम्स ड्यूटी डालना, सैंक्शंस डालना, इसी में वो पूरा उनका फोकस रहेगा। इसीलिए ये बात जो है, चाइना अमेरिका को धमकी नहीं दे सकती है। भारत भी समझ चुका है इनका क्या कैपेसिटी है, क्या नहीं है। इसलिए वो इतना सीरियस बात नहीं है। अभी रही आपकी जो H1B वीजा की बात है, H1B वीजा जो है उनके फायदे में है, उनको चाहिए H1B, उनको चाहिए, हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ के जो टेक्नोलॉजी इंजीनियर्स, जो अच्छे साइंटिस्ट, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं,
वो भारत से यहाँ से निकल के वो अमेरिका जा रहे हैं ना, तो हमारे लिए नुकसान हो रहा है। मान लीजिए कि कल के दिन H1B वीजा पूरा रोक देंगे तो हमारे लिए फायदा है, तो देश के लिए फायदा होगा। मगर व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, बट वो अलग बात है। मगर H1B वीजा उनके फायदे में वो चलाएंगे। जो दूसरा वो एक डिसीजन लिया था कि जो अमेरिका में जो पैदा हुए हैं वो अमेरिकन नागरिक नहीं है या वहां की परमानेंट रेजिडेंसी जो ग्रीन कार्ड नहीं है, उनके बच्चे जो है वहां पैदा जब वहां पैदा होने से उनको उनकी नागरिकता नहीं मिलेगी। ये एक ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी दे दिया है। हम भी वही चाहते हैं ना। भारत में भी बहुत से घुसपैठिया आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया आ गया, इधर रोहिंग्या आ गया। उनके बच्चों को आप भारत की नागरिकता थोड़ी देंगे हम। पहले से ही वो लोग घुसपैठी करके आए हैं, इलीगल तरीके से आए हैं। तो अमेरिका में भी वही है, इसीलिए उनको भी हम समर्थन करना है। हाँ, जैसे आपने कहा है, बहुत से गुजराती लोग, पंजाबी लोग, ये लोग तो जाते हैं अमेरिका इलीगल तरीके से, उनको वीजा नहीं मिलता है, मेक्सिको बॉर्डर जाते हैं या कनाडा जाते हैं, वहां से घुसते हैं। एक फ्लाइट को पकड़ा था ना पेरिस में, पूरा फ्लाइट कनाडा से जा रही थी वो मेक्सिको, तो उनको पकड़ के फिर दोबारा वापस भारत को भेज दिया था। अब एक साल पहले एक दुर्घटना हमें सुनने को मिला है कि एक परिवार, संपन्न परिवार, बहुत उनका बिजनेस था, धंधा था, करोड़पति था, मगर अमेरिका जाने के जो जुनून था उसके दिमाग में, वो अपना पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चों को लेके कनाडा पहुंच गया। कनाडा के वहां जो एजेंट्स है, इनको अमेरिकन बॉर्डर के नजदीक तक लेके जाके उसको छोड़ दिया। तो ये लोग रात में रास्ता भटक के वो लोग बर्फ में फंस गए थे। नेक्स्ट डे सुबह देखेंगे तो चारों चार मर गए थे। तो ये इसको कौन रोकेगा? तो ये पागलपन हमारी लोगों में सवार है ना। इसके चलते हुए हमारे लिए कोई, देश के लिए कोई तकलीफ नहीं है। जो भी डिसीजन देश के लिए देश के लिए कोई भी तकलीफ नहीं है अगर अमेरिका H1 वीजा में भी कटौती करता है या उसको लेकर कोई कड़े प्रतिबंध उठाता है, तो उसका फायदा भारत के ही लोगों को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो ह्यूमन बीइंग के माध्यम से वहां पर जाती है, उसका फायदा अगर वो भारत में ही रहेगी तो उसका फायदा भारत को ही मिलेगा। दूसरा सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज अब देखा हो कि अमेरिका को लेकर भारत के अंदर डीप स्टेट की बात चलती है। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो एक प्रोफेशनल कंट्री माना जाता है, बहुत ज्यादा उस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते। आपने देखा होगा कि रशिया हमारा बहुत ही गहरा दोस्त रहा है, और किसी तरह यूक्रेन के माध्यम से उन्होंने रशिया में इंटरफेयर करने की कोशिश की। इसी तरह अफगानिस्तान के माध्यम से भी उन्होंने हिंदुस्तान को भी साधने की कोशिश करी, और प्रॉक्सी वार के माध्यम से कश्मीर में भी इंटरफेयर करने की कोशिश की। इन बदलती परिस्थितियों में जब अमेरिका और चाइना का भी एक 36 का आंकड़ा बना है, क्योंकि चाइना एक इमर्जिंग पावर है। अमेरिका नहीं चाहता कि वो मेरे अलावा कोई सत्ता में रहे या मेरे अलावा कोई सुपर पावर बने। इन बदलती परिस्थितियों में क्या भारत और चाइना और रशिया एक एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आ सकते हैं अमेरिका के अगेंस्ट? जी देखिए, ऑलरेडी ब्रिक्स में तो है हम, तो ये अमेरिका के खिलाफ ही है। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का एक ही मकसद है, डी डॉलराइजेशन करना, और ये जो वेस्टर्न पावर्स है उनके खिलाफ एक क्लब हमने खड़ा किया है, तो वही ब्रिक्स है। ब्रिक्स में है कौन? रशिया, भारत और चाइना, ये तीनों देश छोड़ के बाकी सब छोटे छोटे देश है। तो नहीं, लेकिन जब जब ट्रम्प साहब ने ये कहा, ब्रिक्स के अगेंस्ट बहुत कड़ा बयान दिया, तो उसके बाद से भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम ब्रिक्स से निकलने को तैयार हैं। तो क्या हम कोई दबाव महसूस कर रहे हैं, या हमें चाइना, रशिया और भारत के साथ एक ब्लॉक बनाकर अमेरिका के फोर्सेस का सामना करना चाहिए? देखिए, हम जो भी है हमारी इंटरेस्ट में हम सोचते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब डी डॉलराइजेशन की बात आई, ब्रिक्स करेंसी की भी बात आई, हमने उसको टाल दिया, क्योंकि अमेरिका छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़िए, डॉलर को छोड़िए, यहाँ ब्रिक्स का करेंसी भी बनेगा तो उसमें चाइना का ही वर्चस्व रहेगा, क्योंकि ये चारों देशों में कंपेयर करेंगे यहाँ, या 5 देशों की तुलना में चाइना बहुत बड़ा देश है, उनका इकोनॉमी बहुत बड़ा है। इसीलिए ब्रिक्स करेंसी आएगा तो भी उसका लगभग 50% से ज्यादा कंट्रोल चाइना के पास रहेगा। ये भारत के लिए नामंजूर है। इसीलिए हम मतलब अमेरिका क्या सोचते हैं उसको छोड़ के भारत ने उसको टाल दिया। हमने इंडिपेंडेंटली रशिया के साथ इंडिया रूबल ट्रेड करते हैं, या युआन को इस्तेमाल करते हैं, कुछ और करते हैं, कोई और मैकेनिज्म लगा है, मगर डी डॉलराइजेशन के खिलाफ है। इसीलिए
डोनाल्ड ट्रंप की तकलीफ पूरा डी डॉलराइजेशन के बारे में है। डी डॉलराइजेशन तो हम करने वाला नहीं है, डॉलर को तो हम चलाएंगे, तो इसीलिए वो कोई तकलीफ नहीं है, हमारे लिए कोई गड़बड़ की बात नहीं है। हम वी विल मैनेज बोथ ग्रुप्स, इनका क्वाड हो या ब्रिक्स हो, दोनों को मैनेज करने का क्षमता हमारे पास है, हम वो करेंगे। मगर मान लीजिए कि कल के दिन रशिया पूरा ठप जाती है और चाइना भी, उनका भी इकोनॉमी खिस रही है, तो इस सिचुएशन में शायद हमें अमेरिका के साथ जाना पड़ेगा, तो हम करेंगे। हम पूरे ऑप्शंस हमारे पास खुला है, हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। एक बात और आपने पूछा था कि हमारे चाइना की दखल हमारे से, हमारे ऑप्शंस खुले हैं, और हमें चाइना के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत पड़ी तो हम अपने ऑप्शंस को खुले रखेंगे, अपने आप को फ्लेक्सिबल बना के रखेंगे। बहुत खूबसूरत बात कही, बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात करी। लेकिन लेकिन भारत भी एक बहुत बड़ा एक आर्थिक बाजार है। भारत की भी पूरी दक्षिण एशिया में अनदेखी नहीं की जा सकती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत को एक विश्व शक्ति बनाने की, आर्थिक शक्ति बनाने की बात की, जिस तरह से वो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर संजीदा और सिंसियर नजर आते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में अमेरिका नहीं चाहता कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आए, क्योंकि वो चाहता है कि अब उनके यहाँ जो टैरिफ प्लान्स है उसके अंदर बदलाव किया जाए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए अपने यहाँ भी इन्वेस्टमेंट चाहता है, ताकि वो कटौती दुनिया के देशों से करके अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करा सके। वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। तो इस आर्थिक दृष्टिकोण से भारत और अमेरिका के रिश्ते को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से इनको समझेंगे। भारत एक बड़ा आर्थिक बाजार है, बिना भारत के आर्थिक बाजार के जितना कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी का काम मिल चलने वाला, तो किस तरह से संतुलन की जरूरत देखिए हमारी देश में कंजम्पशन बाकी देशों से कंपेयर करके देखेंगे तो बहुत कम है, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। हमारी तो 2000 $2500 ही है पर कैपिटा इनकम, जब आबादी ज्यादा है इधर, मगर हमारी कंजम्पशन की क्षमता अमेरिका या वेस्टर्न देशों के तुलने में देखेंगे तो बहुत कम है। तो इसीलिए वो बेचना है तो भी यहाँ बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत महंगा है, उनके प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली होंगे, इसलिए भारत में वो बिक नहीं सकते हैं। कुछ चीज वो जरूर पुश करना चाहते हैं, पैरिटी चाहते हैं, यहाँ टैक्सेस को कम करने के लिए वो मांग करेंगे, तो वो सब चलते रहेगा। मगर अमेरिका या बाकी वेस्टर्न देशों से हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं, मगर जो नॉर्मली हमारी कंजम्पशन की आइटम्स जितने भी है वो चाइना से ही हमें मिल रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दायरे में हो, मतलब कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सेल फोन्स ये हो, या मेडिकल जो एपीआईस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो, ये सब चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट है। इसलिए अमेरिका हमारी मार्केट जितना है वो तो यूरोप या चाइना के तुलने में हम बहुत कम है। अमेरिका से $60 बिलियन का ही हमारी ट्रेड है, तो मगर चाइना का $800 बिलियन है अमेरिका के साथ। तो हम कहाँ है उधर, उसके मतलब कोई 20-30% भी नहीं है। तो इसीलिए यूरोप के साथ भी उनका बहुत बड़ा ट्रेड है। वी आर मार्जिनल प्लेयर्स, उनके ट्रेड की तुलना में हम मार्जिनल प्लेयर्स, हम इमर्ज कर रहे हैं। तो वी आर नॉट इन द प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में गल्फ होगा, वेस्ट एशिया होगा, फिर चाइना होगा, यूरोप होगा, इन तीनों के ऊपर ही उनका मैक्सिमम फोकस रहेगा। फिर यहाँ मेक्सिको, कनाडा, यहाँ से जो टैक्स फ्री अमेरिका में घुस रहा है उसके ऊपर रहेगा। भारत के ऊपर भी रहेगा, मगर थोड़ा धीरे से आएगा, इतना प्रायोरिटी नहीं है उनके लिए। तो ये चीज है। बट जैसे मैंने कहा है, हमने भी कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेने के लिए, तो हम भी कुछ ना कुछ देंगे। अमेरिकन प्रोडक्ट्स को कुछ कंसेशन देंगे, या उनके खिलाफ जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको कम करेंगे। कुछ तो करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। उनका इंश्योरेंस, बैंकिंग यहाँ थोड़ा आने के लिए उनको हम ओपन अप करेंगे, ये भी करेंगे। बट जैसे मैंने कहा है, कंजम्पशन की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन भारत में होता है। अब वेस्टर्न देशों में तो नहीं होगा, उनके तो $36 ट्रिलियन डेट है, इतना कंज्यूम करके रखा है कि वो मतलब बैंकरप्ट हो गया अमेरिका एक्चुअली। मगर ये धमकी से मतलब गुंडागर्दी से वो चला रहे हैं, तो दैट कैन नॉट फ्लाई बियॉन्ड अ पॉइंट। मगर यहाँ ऑलरेडी रशिया, चाइना, भारत की गुट चल रहा है, तो हम क्या है, वी आर प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स। अभी चाइना क्यों एलएसी से क्यों पीछे हट गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे क्यों हट गया? क्योंकि वो भारत के साथ रिश्ता नॉर्मलाइज करना चाहती है। जब भारत के साथ नॉर्मलाइज करेगी तो फिर चाइना की और अमेरिका दोनों के बीच की जो तनाव है उसको वो मैनेज करने में उनका थोड़ा और क्षमता मिलेगी।
तो भारत भी ऐसा कदम लिया है कि हम दोनों को मतलब एक ही इक्वल डिस्टेंस में हम देखते हैं। तो अब ट्रंप की भारत की जरूरत है, ट्रंप को भारत की जरूरत है, क्योंकि वो चाइना के खिलाफ जो भी जाएगा, ऑल्टरनेटिव भारत ही है। उनको इतना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देने वाला भारत ही है। और अमेरिका में पिछले 10-15 साल से, इनफैक्ट मान लीजिए कि 20-25 साल से पूरा उनका मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थे, पूरा चाइना को शिफ्ट कर दिया। अब ट्रंप आके फिर दोबारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने की बात कर रहा है। तो ये ऐसे एक स्विच जैसा नहीं है ना, आज आप डिसाइड किया अगले हफ्ते के अंदर अंदर वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में आएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए वो चाइना के ऊपर और भारत के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। वो हमारे ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो उनके खुद के शायरी, उनके खुद के नागरिक को पूरे चीज महंगे हो जाएंगे। इसीलिए वो धमकी ज्यादा दे सकता है, मगर करने की बात आएगी तो सेलेक्टिवली होगा, वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है। बात बट कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि भारत पर अमेरिका की निर्भरता बनी रहेगी। लेकिन गिरधर जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ये दुनिया आज आज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अमेरिका को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई एक लेबर चाहिए। भारत के अंदर अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं। भारत सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में बहुत ग्रो कर चुका है। हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडस्ट्री को अमेरिका के बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, चाहे टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज हो, चाहे विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो। ये सारे के सारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो भारत उनको अपनी आईटी इंडस्ट्री से प्रोवाइड करा रहा है। तो इस आईटी एआई के नए दृष्टिकोण से भारत और अमेरिका के बीच में क्या साझेदारी देखते हैं, किस तरह का तालमेल देखते हैं? अब जब जयशंकर जी पहला मुलाकात किया था रूबियो से, उनके फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, मार्को रूबियो के साथ जब मुलाकात किया था, उसमें यही विषय दोनों चर्चा किए थे। मतलब टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, इसके बारे में हम क्या क्या कोऑपरेट कर सकते हैं, डेटा के बारे में हम क्या कोऑपरेट कर सकते हैं, चाइना की जो गुंडागर्दी है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसी के बारे में दोनों चर्चा की है। मार्को रूबियो का ये पहला मीटिंग था कोई विदेशी रिप्रेजेंटेटिव के साथ। फर्स्ट मीटिंग भारत के साथ किया, जयशंकर जी के साथ किया, उसमें यही मुद्दा उठाए थे दोनों। तो इसमें कोऑपरेशन तो रहेगा ही रहेगा। मगर अब देखिए, आपने एक स्टेटमेंट किया था कि हम टेक्नोक्रेट्स को डेवलप कर रहे हैं। विप्रो का नाम लिया आपने, टीसीएस का नाम लिया। ये कोई आईटी कंपनीज है ही नहीं है, आप समझिए पहले। ये एचआर कंपनीज है। यहाँ कोई आईटी का काम नहीं होता है, या आईटी रिसोर्सेस को अमेरिका को देने वाली काम होती है। तो यहाँ कोई आईपी बनती नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ नहीं बनती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वहां बनती है। आप कभी इंफोसिस या विप्रो या नहीं, टीसीएस लेकिन के कैंपस लेकिन में ये सॉफ्टवेयर में हैंडल डील करते हैं, लेकिन ये आईटी में उतर रहे हैं। दिस इज माय पॉइंट कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ आर एआई इंडस्ट्री इफ दीज प्लेयर कम्स इन। नो नो, मैं यही कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमारे पास क्षमता है, मगर उसका पूरा जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमेरिका में ही रजिस्टर हो रहा है। ये जितने भी बड़े कंपनी के नाम आपने बोला है, आप उस एक कंपनी में जाइए, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कहीं भी जाइए, आपको 2 आईडी कार्ड होंगे। उस कैंपस में एंटर होने के लिए आपको इन्फोसिस का कार्ड होगा, मगर आपके फ्लोर में जाने के लिए आपको सिस्को कार्ड अलग अलग होना है, या माइक्रोसॉफ्ट का अलग होना है। मतलब बाहर का दिखावा है, अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं बन रही है। उनका एक भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है। वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग टेक्निक, क्या कहते हैं उसको, टेक्नोलॉजी कूलीज। टेक्नोलॉजी कूलीज अमेरिका को हम दे रहे हैं। तो हमारी पास इतना क्षमता है, हमारी क्षमता से ही उनका आईपी बन रहा है। उनका जितने भी वहां जो रजिस्टर हो रहा है, उनका जो नया नया आविष्करण हो रहा है अमेरिका में, वो भारतीय भारतीय मूलवासी ही कर रहे हैं, मगर उसका फायदा भारत में बहुत कम हो रहा है। अब ये कोलैबोरेशन उनके लिए जरूरत है, वो हमारे भी थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो H1B वीजा, इमिग्रेशन के बारे में ज्यादा वो कोई कदम उठाएंगे तो उनके लिए तकलीफ होगी। तो वो काम भारत में ही इनको बिठा के इधर ही कराना पड़ेगा उनको। इसीलिए जब यहाँ जी हमारी क्षमता बढ़ेगी, यहाँ की सरकार की जो नीतियां हैं, इनके जो पॉलिसीज हैं, इसके चलते हुए बहुत बदलाव भारत में ही हमें दिखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा जी है 2016 के बाद यहाँ 2016 में एक ही था, जो क्या कहते हैं उसको, यूनिकॉर्न। अब जी 2024 के अंदर अंदर 110 यूनिकॉर्न्स बन गए भारत में। हम दुनिया के तीसरे नंबर पे आ गया। 2 लाख से ऊपर हमारी स्टार्टअप कंपनीज हैं।
तो जी, इकोसिस्टम बन गया, आपकी स्पेस सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो, हम उस रास्ते में चल पड़े हैं अभी। रास्ता बहुत जी, दूर की बात है, बहुत आगे चलना है, बहुत दूर चलना है हमें, मगर हमने उस कदम ऑलरेडी ले लिया है। इसीलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में धीरे धीरे से हम हमारी पास में क्षमता बढ़ेगी, और अमेरिका को ये मतलब इस विषयों के बारे में जानकारी रखने वाले इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट भारत से ही मिलेगा, उसको कहीं और से नहीं मिलेगा। तो कहीं जी, इक्का जी, दुक्का जी, 10-15 लोग जी। मिलेंगे, मगर हजारों में मिलना चाहिए, तो उनको भारत ही दे सकती है, मगर हम तो भी उन्हें उसको भारत लिवरेज ही दे करना है। सकता है। हमें वो अगर अमेरिका को एआई में कोई योगदान चाहिए तो वो भारत ही प्रदान कर सकता है। गिरधर जी ने बहुत प्यारी बातें करी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें करी। आर्थिक, सामरिक और विदेशी और कूटनीतिक पहलू पर उन्होंने बड़ी बारीकी से बात करी, और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका को अपने राष्ट्र हित प्यारे हैं तो भारत की भी प्राथमिकता अपने राष्ट्र हितों को लेकर बनी रहेगी। जहां तक बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का सवाल है, तो बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में भारत एक तरह से संतुलन बना के चलेगा और किसी तरह भी अपने राष्ट्र हितों पर किसी तरह की आंच नहीं आने देगा। गिरधर जी, आप हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ, एबीसी हिंदी को सब्सक्राइब करते रहे, सभी प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करते रहे और अपने कमेंट बॉक्स हमें प्राप्त कराते रहे। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।